नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम रिवाइज करने वाले हैं AIFS, दैट इज ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर 5। तो यार देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चैप्टर स्किप करने का प्लान बना लेते हैं, जबकि एग्ज़ाम में ये लगभग 15 से 18 नंबर का पूछा जाता है। तो यार मैं हमेशा ये सजेशन देता हूँ कि आप कभी भी कोई चैप्टर ना छोड़ें। अगर आपको कुछ छोड़ना ही है तो तरीका क्या है कि आप देख लो कि उस चैप्टर में क्या आपसे बन सकता है, क्या ज़्यादा ज़रूरी है, एटलीस्ट आप वो तो कर लो। आपको लगता है कि यार इसमें से कुछ पोर्शन इंपॉर्टेंट है तो वो पढ़ लो। आपको लगता है कुछ पोर्शन ईजी है जो आराम से अपन याद रख सकते हैं तो वो पढ़ लो। पूरा चैप्टर क्यों छोड़ना है? जरूरी थोड़ी कि जो आपने नहीं पढ़ा होगा वही आएगा, जो कठिन होगा वही आएगा। हो सकता है जो आपने पढ़ा उसमें से आ जाए। तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए मैंने क्या करा, ये जो चैप्टर 5 है इसको 7 पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है। और वो भी सीक्वेंस में रख दिया है कि आप क्या करो, अगर आपको कुछ एक पार्ट पढ़ना है तो आप पार्ट 1 पढ़ लो। सर ये सीक्वेंस कैसे बनाया है? एक तो क्या आपसे हो सकता है, इजी क्या है आपके लिए, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, इस बात को ध्यान में रख के अपन ने इसको बनाया है। तो पार्ट 1 में क्या है, लॉ रिलेटेड पोर्शन है। पार्ट 2 में क्या रखा है, ऑडिट ऑफ एक्सपेंस, जिसमें 3 तरह के एक्सपेंस कवर होते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और इसके अलावा अदर एक्सपेंस, ठीक है। फिर वैल्यूएशन ऑफ एनी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी आइटम का वैल्यूएशन कैसे करेंगे वो यहाँ पर एक साथ मैंने 10 पॉइंट बना दिए हैं कि किसी भी चीज़ का वैल्यूएशन आए तो आपको उन्हीं 10 में से लिखना है। तो बहुत ही इजी काम हो गया। अब कोई भी आइटम का वैल्यूएशन आएगा तो सीधे काम हो जाएगा एक ही बार में। फिर पार्ट 4 में कुछ इंपॉर्टेंट आइटम रख दिए जो आईसीआई को ज़्यादा पसंद है और इजी भी हैं, आपको हो भी जाएंगे। उनके एएस भी आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, ठीक है। जैसे ऑडिट ऑफ पीपी है, इंटेंजिबल एसेट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इन्वेंट्री है, और प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। यहाँ पर एक और जोड़ दूंगा मैं, और वो होगा अदर इनकम्स, जैसे डिविडेंड वगैरह होती है, ठीक है। तो वो और आ जाएगा। तो ये 6 आइटम यहाँ पे हो जाएंगे और ये सब आसान भी है। जैसे जनवरी अटेम्प्ट में उन्होंने क्या पूछा, इंटेंजिबल असेट पूछा। मुझे लगता है इस अटेम्प्ट में ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो ये इतना तो कर ही लेना है। तो यार मिनिमम रिकमेंडेशन मेरा ये है सारे बच्चों से, मिनिमम कि आप ये 4 पार्ट तो करके जाएं। बहुत आसान है, इसी लेक्चर में अपन पढ़ लेंगे। 1-1.25 घंटे में ये इतना पोर्शन हो जाएगा। नहीं, इतना नहीं होगा, सॉरी, ये 3 पार्ट हो जाएंगे, ऐसा कहना चाहिए, ठीक है। और इस पोर्शन में अलग से 1 घंटा लगेगा, तो मान के चलो आप 2 घंटे में तो इतना हो ही जाएगा, ठीक है। फिर पार्ट 5 में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जिसमें 1 घंटा लगभग लगता है, और जो ढंग के डिस्क्लोजर्स हैं जो ज़्यादा रेलिवेंट है वो मैंने अलग कर दिए हैं और वो सब पार्ट 5 में रखे हैं मैंने। तो अच्छा काम हो जाएगा। ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन डिस्क्लोजर का आ जाता है। मान लो 3 अटेम्प्ट में 2 बार तो पूछ ही लेगा वो, ठीक है। इसके बाद पार्ट 6 में आते हैं मिसलेनियस आइटम, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, या लोन एडवांसेस एंड अदर असेट वगैरह, है ना। और पार्ट 7 में आ जाता है परचेस और सेल्स, जो बच्चों पे बिल्कुल नहीं होने लगता है। तो मेरा ये मानना है कि मिनिमम सबको 4 पार्ट तक जाना चाहिए, पर रिकमेंडेशन मेरा क्या है कि पार्ट 5 तक सबको करना चाहिए, आराम से हो सकता है। बहुत आसान है और इजी वे में हो जाता है, तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो पार्ट 5 तक, ठीक है। बाकी का फिर जिसकी जैसी कंडीशन हो उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से। ओके, अभी सर इसको शुरू करते हैं अपन। देखिए, मैं बहुत कम बार, मतलब एक चीज़ को 10-10 बार नहीं बोलूँगा, क्योंकि अपन को कम टाइम में मुझे ये मैटर खत्म करना है। डिटेल्ड रिवीजन मैं पहले से डाल चुका हूँ, अपन पढ़ भी चुके हैं सब चीज़ों को, तो बहुत क्विक में बोलूँगा। अगर आपको लगे तो आप पॉज करना वीडियो और आप खुद सोच कर देख लेना एक बार। जैसे मैंने कोई आइटम के बारे में 4 पॉइंट बोल दिए ना, अभी आप पॉज करके आप खुद से सोच लो एक बार, फिर आगे बढ़ो, है ना। मैं चाहता हूँ कि लिमिटेड टाइम में अपन इसको खत्म करें। अच्छा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझ लो बेटा कि जो अजर्सन्स है, अजर्सन्स एक टॉपिक है जो ऐसे 500 में भी लिखा हुआ है। ऐसे 500 नहीं बोलना चाहिए, चैप्टर 4 में बोलना चाहिए, है ना। चैप्टर 4 में ऑडिट एविडेंस नाम का ऐसे आता है, उसी के अंदर इन्होंने ये भी दे दिया है, अजर्सन्स। और चैप्टर 5 में तो अजर्सन्स ही, AIFS में तो अजर्सन्स ही बेसिकली। आपको पता है जनवरी 25 अटेम्प्ट में उसने 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा, 5 लाइन दे दी और पूछा बताओ किस में कौन सी अजर्सन आएगी। सोचो यार बेटा, एक वर्ड लिखने का देखा जाए तो ढंग से एक वर्ड का 1 नंबर, मतलब 30 नंबर के MCQ है। और आजकल आईसीआई क्या कर रहा है, कुछ पोर्शन कैसे पूछ रहा है जो MCQ के जैसा ही है,
लाइन दे दिया, बोले बताओ इसमें कौन सी अजर्सन चेक कर रहा है ऑडिटर। कितना आसान काम है यार, अजर्सन्स अपन ने कितने अच्छे से पढ़ी है भाई। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन की कुछ अजर्सन्स होती हैं, कुछ अकाउंट बैलेंस की अजर्सन होती हैं। ट्रांजेक्शन की क्या होती है, ओ ए सी सी सी। अकाउंट बैलेंस की क्या होती है, ई आर सी वी होती है। ओ फॉर ऑकरेंस, ए फॉर एक्यूरेसी, सी फॉर कंप्लीटनेस, सी फॉर क्लासिफिकेशन, सी फॉर कट ऑफ, ई फॉर एग्जिस्टेंस, आर फॉर राइट एंड ऑब्लिगेशन, सी फॉर कंप्लीटनेस, वी फॉर वैल्यूएशन। तो इसके क्वेश्चन प्लीज लगाकर जाना, कहीं इतना आसान ना आ जाए जैसा कि जनवरी अटेम्प्ट में हुआ। और आजकल तो आईसीआई को ऐसे ही क्वेश्चन पसंद है। तो आप ये देख लेना, मैंने क्या करा है, एक छोटी सी पीडीएफ बना दी है 2-3 पेज की, जिसमें अजर्सन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, केवल अजर्सन्स की। आप कहोगे तो मैं वो फाइल दे दूंगा, आप वो क्वेश्चन एक बार लगा के देख लेना, ठीक है। मैं इस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी को अच्छे से आती है अजर्सन्स, लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में बनना तय हो जाएगा। उस छोटी फाइल में जनवरी अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन है वो भी है, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल। पहले अपन पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 1, लॉ रिलेटेड पोर्शन, है ना। मतलब इसमें कुछ लॉ की बातें होती हैं, काइंड ऑफ सेक्शंस की बातें होती हैं। ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस साल की शेयर कैपिटल को लास्ट ईयर की शेयर कैपिटल से कंपेयर करना है, ठीक है। अब उस कंपैरिजन में आपको अगर दिखा कि इसमें तो कोई चेंज नहीं है, वही क्या वही है जो लास्ट ईयर था, वही शेयर कैपिटल इस बार भी है, तो आपको WR ले लेना है मैनेजमेंट से कि लिख कर दो कि कोई चेंज कैपिटल स्ट्रक्चर में नहीं हुआ है ऐसा। और अगर चेंज हुआ है, मान लीजिए शेयर कैपिटल में चेंज हुआ है, पिछले साल शेयर कैपिटल कुछ और थी, इस साल कुछ और है। सर शेयर कैपिटल कौन सी, वो ऑथोराइज भी हो सकती है, इशूड भी हो सकती है और पेड अप भी हो सकती है। तो अगर चेंज हुआ होगा तो पक्का उसका रिजोल्यूशन पास हुआ होगा, तो हम वो रिजोल्यूशन की जो कॉपीज हैं वो मांग लेंगे। वो रिजोल्यूशन किसकी होंगे, कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, कभी मेंबर्स के, ठीक है। फिर क्या है, जो अपना जो कंपनी है उसने जो फॉर्म्स वगैरह फाइल करे होंगे उनकी कॉपी मांग लेंगे, तो और क्लैरिटी आ जाएगा कि कितना क्या हुआ है, क्या चेंज हुआ है। जैसे कि आप फॉर्म SH7 मांग सकते हो जो ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल के केस में फाइल किया जाता है, फॉर्म SH7 जो ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल के केस में किया जाता है। और फॉर्म पास 3 जो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज करते हो तो रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है, ये हम चेक कर लेंगे। इसके अलावा ये देख लेंगे कि पेड अप कैपिटल ऑथराइज कैपिटल की लिमिट के अंदर है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेड अप कैपिटल ऑथराइज कैपिटल की लिमिट कोई क्रॉस कर गई। फिर क्या है, अगर आपने ऑथराइज कैपिटल ही बढ़वाई है, आपने ऑथराइज कैपिटल ही बढ़ाई है, तो हम क्या चेक कर लेंगे कि उसकी जो फीस है और स्टाम्प ड्यूटी वगैरह है वो एक्यूरेटली कैलकुलेट की गई है और उसका पेमेंट किया गया है, और उस पेमेंट की रिसीट भी हम चेक कर लेंगे। रिसीट इन सपोर्ट ऑफ पेमेंट मेड, ये भी चेक कर लेंगे। इसके अलावा क्या है, अगर कंपनी ने फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करा है तो जो भी कंपनी एक्ट के प्रोविजंस हैं, कंपनी एक्ट 2013 के जो प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, मिनिमम एप्लीकेशन मनी है, फिर मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट बैंक अकाउंट, सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है आपको वो पैसा रखने के लिए जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाता, फिर अंडर राइटिंग कमीशन वगैरह पे करा होगा, तो ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग हम प्रोविजंस चेक कर लेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि कहीं कोई शेयर डिस्काउंट पे इशू तो नहीं करा गया, क्योंकि सेक्शन 53 में लिखा है कि जो कंपनी है वो शेयर्स इशू नहीं कर सकती है डिस्काउंट पर, उसके एक्सेप्शन है पर नॉर्मली तो नहीं कर सकती। फिर क्या लिखा है, अगर कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं फॉर कैश या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो वो भी हमें चेक कर लेना है। अगर कैश में इशू करे तो कैश आया होगा, वो चेक कर लेंगे। अगर अदर देन कैश कंसिडरेशन के लिए इशू करा है तो क्या करेक्ट पोजीशन रिफ्लेक्ट करी है, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर सेबी के रेगुलेशंस जो हैं, गाइडलाइंस है, उनको कंप्लाई करा कि नहीं करा, तो बहुत ही बेसिक और आसान बात है, आराम से हो सकता है। फिर अगला क्या है भाई, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो नॉर्मली शेयर्स को अगर आप प्रीमियम पे इशू करते हो तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब भी आप नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर आप शेयर इशू करते हो तो जो प्रीमियम का अमाउंट आता है उसको एक सेपरेट अकाउंट में रखा जाता है, जिसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बोलते हैं। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के 5 ही यूज़ हैं और कहीं आप यूज़ कर नहीं सकते। वो 5 यूज़ क्या हैं, बोनस शेयर इशू करने में, बायबैक करने में, बोनस बायबैक, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, कौन से एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। जो एक्सपेंस आपने शेयर्स या डिवेंचर के इशू पर करे हैं, जैसे कि कमीशन पे करा या डिस्काउंट दिया था,
तो वो एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए। और तीसरा, जो रिडेम्पशन पे आपने प्रीमियम पे करा है वो भी काइंड ऑफ अपने लिए खर्चा ही है, तो उसको भी राइट ऑफ करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। या प्रीमियम पे रिडेम्पशन करने के लिए भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वाले पैसे का यूज कर सकते हैं। तो बोनस शेयर इशू करने के लिए, बायबैक करने के लिए, और तीसरा एक्सपेंस, उसमें 3 पॉइंट आ जाएंगे। कौन कौन से? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना, शेयर्स या डिवेंचर के इशू पर जो कमीशन पे कराया, जो भी खर्चा करा है, जैसे कि डिस्काउंट पे इशू करना वगैरह, तो वो वाले चीजें हो जाएंगी, है ना। और प्रीमियम पे अगर रिडेम्पशन करा है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। फिर क्या है? अच्छा, इसमें ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा? रुक जाओ 1 मिनट। शेयर्स इशूड एट प्रीमियम में ऑडिटर क्या चेक करेगा? देख लेगा कि सेक्शन 52 के प्रोविजंस को कंप्लाई करा है कि नहीं करा है, और जो बैलेंस होता है सिक्योरिटी प्रीमियम का, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जमा करा है कि नहीं करा, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे जो पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में गया है या नहीं गया है। तो ये तो फालतू बात है, ऑलरेडी हम बात कर चुके थे। फिर इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, कई बार आ चुका है एग्जाम में। क्या लिखोगे? कि भाई कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती है एट डिस्काउंट एज पर सेक्शन 53। अगर कंपनी ऐसा करती है तो इसे वॉइड माना जाएगा, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन हैं। पहला एक्सेप्शन है कि कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है डिस्काउंट पर, और दूसरा, अगर वो क्रेडिटर को शेयर्स में कन्वर्ट कर रही है, अगर कंपनी क्रेडिटर को शेयर्स में कन्वर्ट कर रही है इन परसुएंस या अंडर द स्कीम ऑफ डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम एज पर आरबीआई गाइडलाइंस अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। मतलब 2 एक्सेप्शन है। पहला, अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, और दूसरा, अगर आप क्रेडिटर की डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो अंडर डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम अंडर आरबीआई एक्ट 1934, तो उसमें आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। फिर ऑडिटर को वेरीफाई करना होता है कि कहीं कंपनी ने कोई शेयर डिस्काउंट पे इशू तो नहीं करे, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप मिनट्स की मीटिंग पढ़ लो, आप मीटिंग के मिनट्स पढ़ लो, उसमें दिख जाएगा। अच्छा, कौन से वाली मिनट्स? जिसमें ये शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो मीटिंग्स हुई हैं इशू करने के रिगार्डिंग, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कहीं इन लोगों ने डिस्काउंट पे इशू तो नहीं करे, है ना। तो फॉर दिस पर्पस ही में रीड द मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ इट्स डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑथोराइजिंग इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के इशू के रिगार्डिंग जो मीटिंग हुई है उनकी जो मिनट्स है वो आप पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा कि कहीं कोई शेयर्स डिस्काउंट पे इशू तो नहीं हुए, और फिर भी करोगे तो पेनाल्टी तो लगेगी यार, है ना। ठीक है, अगला क्या है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इसके प्रोविजंस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि ये बहुत हार्ड चीज माना जाता है इसको, है ना। तो इसमें क्या करना है भाई? देखो, अब चूंकि ये काम बहुत भारी माना जाता है तो इसलिए इसके प्रोविजन स्ट्रिक्ट होंगे। तो स्ट्रिक्टनेस में क्या है? सबसे पहले AOA में प्रोविजन होना चाहिए कि आप रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर सकते हो। फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा अगर आप रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना चाहते हो तो। फिर आपको ट्रिब्यूनल से भी परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम शेयर कैपिटल का रिडक्शन करना चाहते हैं। फिर ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर आएगा उसको फाइल करना है हमें ROC के पास। ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर आएगा उसको फाइल करना है ROC के पास। फिर ROC सर्टिफिकेट देगा कि ठीक है आपकी कैपिटल रिड्यूस कर दी गई है। फिर बढ़िया से जर्नल एंट्री पास कर देना रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की। फिर शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट चेक कर लेना कि कंप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। फिर मेंबर्स के अकाउंट बदल जाएंगे क्योंकि शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गई है, तो मेंबर के अकाउंट्स जो हैं, जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हैं उसको चेंज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और हाँ, कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी के नाम के आगे एंड रिड्यूस्ड वर्ड लगाना पड़ेगा अगर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में ऐसा कुछ लिखा होगा तो। नॉर्मली ऐसा 5 साल के लिए करना पड़ता है कि नाम के साथ में एंड रिड्यूस्ड वर्ड लगाना पड़ता है। फिर वेरीफाई कर लें कि कंपनी का MOA भी प्रॉपरली ऑल्टर कर लिया गया है। बोलो, आसान है, आराम से हो जाएगा। ठीक है सर। अगला पॉइंट क्या है? इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, तो यार नाम में ही सब कुछ दिख रहा है। स्वेट के बदले इक्विटी शेयर इशू करे हैं, कुछ तो करा है किसी ने तो आपके लिए पसीना बहाया जिसके बदले आप उसे इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो। ठीक है। सेक्शन 54 किसका एक्सेप्शन था? सेक्शन 53 का। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, उसका एक्सेप्शन क्या था? स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो क्या लिखा है सर? ये वो इक्विटी शेयर होते हैं, ये वो इक्विटी शेयर होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉइज या डायरेक्टर को इशू करे जाते हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉइज या डायरेक्टर को इशू करे जाते हैं एट अ डिस्काउंट या फिर फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश।
क्यों पे करे जाते हैं, क्यों उनको ये इक्विटी शेयर इशू करे जाते हैं? हो सकता है उन्होंने कंपनी के लिए कोई नो हाउ दिया हो, कोई ज्ञान दिया है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसा कुछ दिया है, कोई भी वैल्यू एडिशन करा है कंपनी के लिए, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, नाम कुछ भी दे दो, लेकिन अगर आपने कुछ भी कंपनी के लिए करा है अच्छा सा जिससे कंपनी को फायदा हुआ है, वैल्यू एडिशन हुआ है, तो कंपनी आपके लिए उसके बदले इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, जिन्हें कहा जाएगा स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब चूंकि बताओ, अगर आप फ्री में या डिस्काउंट पर किसी को शेयर इशू करोगे तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉब्लम होगी, उनको दुख होगा कि यार हमारा तो कंट्रोल डाइल्यूट हो रहा है। तो वो क्या कहेंगे, वो बीच में इंटरप्ट करेंगे, कहेंगे हम बताएंगे कि किसको शेयर इशू करना है, कितने पर इशू करना है, जो भी है। तो देखो क्या लिखा है, सबसे पहले वो क्या कहेंगे कि इन लोगों को भी वही क्लास ऑफ शेयर इशू करना है जिस क्लास के शेयर ऑलरेडी इशू किए गए हैं, मतलब ऑलरेडी इशूड टाइप की जो क्लास के शेयर्स हैं हमें वही इशू करना है, नई क्लास ऑफ शेयर्स हमें इशू नहीं करना है ऐसे लोगों के लिए। दूसरा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो भाई, हम सभी बोलेंगे तो आप ऐसा कर पाएंगे कि स्वेट इक्विटी शेयर दे पाएं किसी को, ठीक है। और वो जो एसआर होगा वो 12 महीने तक ही वैलिड होगा। आज आपने एसआर पास करा तो 12 महीने के अंदर आप ऐसे शेयर्स अलॉट कर दो, स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है ना वो 12 महीने के अंदर अलॉट कर दो, नहीं कर पाए तो फिर से एसआर पास करना पड़ेगा। फिर क्या लिखा है, उस रेजोल्यूशन में क्या क्या डिस्कस होगा, किन लोगों को शेयर इशू करना है, किस क्लास ऑफ डायरेक्टर या एम्प्लॉइज को शेयर इशू करना है, कितने प्राइस पर इशू करना है, कंसिडरेशन भी हम बताएंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करना है, ये सब हम लोग बताएंगे, क्योंकि हमको दुख हो रहा है ना, हम एग्जिस्टिंग ओनर हैं और किसी और को भी आप शेयर्स दे रहे हो, तो हम डिसाइड करेंगे कितने नंबर ऑफ शेयर देना है, किसको देना है और क्या कंसिडरेशन उनसे चार्ज करना है, ठीक है। फिर अगर लिस्टेड कंपनी है तो देख लेना कि जो भी सेबी के रेगुलेशन से वो कंप्लाई हुए कि नहीं हुए, और अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो रूल्स जो भी प्रिस्क्राइब करे गए हैं वो फॉलो हुए या नहीं हुए। इसके अलावा ध्यान देना, ये भूल जाओगे, ध्यान देना, कंपनी को रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर भी मेंटेन करना है इन फॉर्म SH3। फॉर्म SH3 में रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर भी मेंटेन करना है। ये हो गया आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स। फिर क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है भाई, क्या है, प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व होता है, प्रॉफिट में से ही तो रिजर्व बनता है, ठीक है। तो रिजर्व्स आर द अमाउंट अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से जो अमाउंट आपने अप्रोप्रिएट करा था वही रिजर्व बन जाता है, ठीक है। दीज आर नॉट इंटेंडेड टू मीट एनी लाइबिलिटी, कॉन्टिजेंसी और कमिटमेंट, ये किसी लाइबिलिटी को पे करने के लिए नहीं होते हैं। अरे सर, लाइबिलिटी को पे करने के लिए तो प्रोविजन बनाते हैं ना, रिजर्व तो नॉर्मली बनाते हैं, ठीक है। कोई लाइबिलिटी को पे करने के लिए तो प्रोविजन बनाना पड़ता है, ठीक है। अभी रिजर्व कितने टाइप के होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। तो देखो, रेवेन्यू रिजर्व क्या होते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द रेगुलर बिजनेस, रेगुलर बिजनेस से जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप ट्रांसफर कर सकते हो रिजर्व में, उसे कहेंगे हम रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिजर्व क्या होगा, क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट्स, क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट्स अर्न थ्रू अ सेल ऑफ कैपिटल असेट, जैसे कि सेल ऑफ फिक्स असेट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर से, ऐसा कुछ। फिर देखो यूटिलाइजेशन, रेवेन्यू रिजर्व का कहां यूज करोगे, जहां मर्जी आए वहां यूज करो, जैसे कि सप्लीमेंट डिविजिबल प्रॉफिट इन लीन ईयर्स, जिन ईयर्स में पैसा नहीं होगा उन ईयर्स में ये अमाउंट काम में आएगा, जिन ईयर में ज्यादा कमा नहीं रही होगी कंपनी उनमें काम में आएगा ये रिजर्व। फिर कोई एक्सपांशन करना है बिजनेस का, उसमें काम में आएगी, कहीं वर्किंग कैपिटल के रूप में यूज करना, उसमें भी रेवेन्यू रिजर्व यूज कर लो। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ बनाना है या स्ट्रेंथन करना है, उसको मजबूती देना है, तो उसके लिए यूज है, कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और तो और डिविडेंड बांट सकते हो, सबसे मेन आप डिविडेंड बांट सकते हो, जबकि कैपिटल प्रॉफिट से आप डिविडेंड नहीं बांट सकते हो। और कैपिटल प्रॉफिट के यूज जो है या कैपिटल रिजर्व के जो यूज है वो क्या है, ओनली फॉर सर्टेन लिमिटेड पर्पस, जैसे कि राइटिंग डाउन फिक्टिशियस असेट और लॉसेस। तो रेवेन्यू रिजर्व का यूज बहुत सारी जगह है, जहां मर्जी आए वहां कर लो। कैपिटल रिजर्व का यूज लिमिटेड जगह पर ही कर सकते हो, जैसे कि राइटिंग डाउन दी फिक्टिशियस असेट या लॉसेस। कौन से रिजर्व का यूज डिविडेंड बांटने में कर सकते हो, रेवेन्यू रिजर्व का। कौन से रिजर्व का यूज नहीं कर सकते हो डिविडेंड बांटने में, कैपिटल रिजर्व। एग्जाम्पल क्या है रेवेन्यू रिजर्व का, जनरल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है या फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, ये सब आ जाते हैं आपके कैपिटल रिजर्व में, है ना। ओके, अभी इसमें ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाओगे भाई, रिजर्व को चेक करने के लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, कंपेयर द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस टू द प्रीवियस ईयर,
इस साल के रिजर्व को पिछले साल के रिजर्व से कंपेयर करना है, इस साल के रिजर्व को पिछले साल के रिजर्व से कंपेयर करना है। सर ऐसा तो हमने शेयर कैपिटल में भी करा था, हाँ उसमें भी ये जानने के लिए करा था कि शेयर कैपिटल में कोई चेंज तो नहीं हुआ है, तो यहां भी इसीलिए कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर से हमें कंपेयर करना है इस साल के रिजर्व एंड सरप्लस को, ठीक है। अब या तो उसमें एडिशन हुआ होगा या फिर यूटिलाइजेशन हुआ होगा, भाई रिजर्व या तो बढ़ गया होगा या फिर उसमें से कुछ यूज हो गया होगा या दोनों हुए होंगे। तो चेक करने के लिए हम दो चीजें देखेंगे, फॉर एडिशन और यूटिलाइजेशन हम दो चीजें देखेंगे। एक तो P&L का बैलेंस, क्योंकि आप जानते हो प्रॉफिट होगा तो रिजर्व और बढ़ेगा, लॉस होगा तो रिजर्व घटेगा, ठीक है। और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या है, अगर आप शेयर सिक्योरिटी पे इशू करोगे तो आपका जो रिजर्व है वो बढ़ जाएगा, सही है ना, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा तो उससे रिजर्व बढ़ जाएगा ना, ठीक है। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है जो ऑलरेडी रखा हुआ है उसको कहीं और यूटिलाइज कर लोगे तुम, जैसे कि अपन ने पढ़ी ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम 5 जगह यूज कर सकते हो, तो वहां यूटिलाइज करोगे तो कम हो जाएगा। तो देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या लिखा है, इट नीड्स टू बी कंफर्म दैट कंपनी हैज इशूड शेयर्स इन एक्सेस ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। आपको ये देखना है कि क्या कंपनी ने नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर से ज्यादा पर शेयर इशू करे हैं क्या, तो उसे अपन क्या बोल देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। एंड फॉर द सेम द ऑडिटर शुड ऑब्टेन एंड वेरीफाई द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर कंपनी ने नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पर शेयर्स इशू करे हैं, मतलब सिंपल शब्दों में सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू करे हैं, तो उसके लिए हम बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी देख लेंगे कि कितना प्रीमियम आया है, वो उतना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में गया कि नहीं गया, और उससे ऑब्वियसली आपका रिजर्व ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। ओके, और P&L के बैलेंस में क्या लिखा है, तो एक तो ये बात थी और दूसरा ये था। P&L के बैलेंस में क्या लिखा है, हम स्टेटमेंट ऑफ P&L देखेंगे इस साल का, तो ट्रेस द मूवमेंट टू सरप्लस और डेफिसिट एज पर दी स्टेट, मतलब देख लोगे इस बार के स्टेटमेंट ऑफ P&L के हिसाब से क्या हुआ है, प्रॉफिट की लॉस, क्योंकि प्रॉफिट हुआ होगा तो रिजर्व एंड सरप्लस में एडिशन होगा और लॉस हुआ होगा तो एक तरीके से डिडक्शन हो जाएगा, कम हो जाएगा वो, है ना। फिर मूवमेंट शुड बी ट्रेस्ड इन दी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनता है जिसमें ओपनिंग इक्विटी, उसमें ओपनिंग रिजर्व एंड सरप्लस भी तो होता है, फिर एडिशन, रिडक्शन और या जो भी है यूटिलाइजेशन होता है, और जो बैलेंस बचता है क्लोजिंग, वो सब आता है, तो हम इससे भी देख सकते हैं। और फिर अगर कुछ भी एडिशन हुआ होगा किसमें, आपके रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ भी एडिशन होता है या कुछ भी होता है तो उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास करा गया होगा ना। जैसे कि आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा, आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा तो बोर्ड रेजोल्यूशन में पहले रिकमेंड हुआ होगा फिर डिक्लेयर हुआ होगा, तो ये रेजोल्यूशन की कॉपी वगैरह भी देख लो, क्योंकि इससे भी रिजर्व एंड सरप्लस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। सिंपल सी बात है, डिविडेंड के रूप में बांटोगे तो रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएगा ना, ऐसा। तो यार ये थोड़ा सा ध्यान दे देना, है कुछ नहीं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस को लास्ट ईयर से कंपेयर करना है, मोटा मोटी दो चीज़ें चेक करना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L और सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में भी रेजोल्यूशन चेक करना है, उससे पता चल जाएगा कि कहीं प्रीमियम आया है कि नहीं आया, आया होगा तो एडिशन हुआ होगा। और P&L में आपको एक तरीके से तीन चीज़ें देख लेना, स्टेटमेंट ऑफ P&L देख लो आप, प्रॉफिट हुआ होगा तो रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा होगा, लॉस हुआ होगा तो कम हुआ होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी देख लो, और इसके अलावा आप देख लो बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी वगैरह, अगर डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर हुआ होगा, रिकमेंड हुआ होगा तो वहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि वो भी एडिशन या यूटिलाइजेशन को बताता है, मेजरली तो यूटिलाइजेशन को ही बताएगा, एडिशन कहाँ से होगा, ऑब्वियसली डिविडेंड बांटोगे तो कम ही हो जाएगा ना रिजर्व एंड सरप्लस, ऐसा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, अगला हेडिंग क्या है हमारा, प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस है, क्या क्वेश्चन है यार। प्रोविजन क्या है भाई, देख लो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। इट इज क्रिएटेड इवन इन केस ऑफ लॉसेस, आपको लॉसेस हो रहे होंगे तो भी प्रोविजन बनाने पड़ेंगे, लेकिन इन केस ऑफ लॉसेस रिजर्व कैन नॉट बी क्रिएटेड, ठीक है। प्रोविजन बनाए जाते हैं लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, रिजर्व का ऐसा कोई पर्पस नहीं होता है। और प्रोविजन कंपलसरी होते हैं, प्रोविजन जनरली कंपलसरी होते हैं, रिजर्व बनाना कंपलसरी नहीं होता है, एक्सेप्शन कुछ हो सकते हैं जैसे कि CRR वगैरह बनाना, बाकी नॉर्मली तो रिजर्व बनाना कंपलसरी नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक केसेस को छोड़ के। तो ये था हमारा लॉ रिलेटेड पोर्शन, राइट। चलो तो इसको और आगे बढ़ाते हैं और अपन चलते हैं हाउ टू वेरीफाई वैल्यूएशन। तो भाई अपन ने पहला पार्ट खत्म कर लिया लॉ रिलेटेड पोर्शन, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, वैल्यूएशन। किसी भी आइटम का वैल्यूएशन कैसे चेक करेंगे, या वैल्यूएशन को मेजरमेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो आप, एक्यूरेसी भी बोल सकते हो। कुल मिलाकर इस बार आपको अमाउंट चेक करना है, आप वैल्यूएशन बोलो, मेजरमेंट बोलो, एक्यूरेसी बोलो, एक ही बात है। जैसे ट्रांजैक्शन में एक्यूरेसी या मेजरमेंट यूज हो सकता है, अकाउंट बैलेंस में वैल्यूएशन वर्ड यूज कर देते हैं, है ना, पर बातें अमाउंट की होने वाली है ना। सबसे पहले जो स्टार्टिंग 3 पॉइंट है वो AS से रिलेटेड है। तो क्या लिखा है, हमें ये चेक करना है कि जो भी
आइटम है उसका वैल्यूएशन अप्रोप्रिएटली किया गया है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बहुत सारी चीज़ों का एक रिस्पेक्ट हो, एक स्पेसिफिक एएस हो सकता है, जैसे कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन एएस 2 के हिसाब से किया कि नहीं किया, पीपीई का वैल्यूएशन एएस 10 के हिसाब से करा कि नहीं करा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन एएस 13 के हिसाब से करा कि नहीं करा, और इंटेंजिबल एसेट का एएस 26 के हिसाब से करा या नहीं करा। तो हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो भी आइटम है अगर उस पर कोई स्पेसिफिक एएस लग रहा है तो उस एएस के हिसाब से उसका वैल्यूएशन किया या नहीं किया। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट ढंग से करा कि नहीं करा। अगर कोई पीपी या फिर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो गई है, इंपेयर हो गई है, तो उसका इंपेयरमेंट ऑफ एसेट करते हैं एज पर एएस 28, तो वो आ जाएगा पीपी और इंटेंजिबल एसेट इज इंपेयर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एएस 28। ठीक है। फिर आता है एएस 11 फॉरेन करेंसी वाला, ये भी आपने पढ़ा है कि अगर आपका कोई अकाउंट बैलेंस फॉरेन करेंसी में है तो उसको ईयर एंड पर आपको रीस्टेट करना पड़ेगा ना एज पर एएस 11। ठीक है। या आपने कोई सेल या परचेज फॉरेन करेंसी में करी है तो उसमें भी आपको जो एएस 11 उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी ना, ऐसा। ठीक है। तो फॉर फॉरेन करेंसी लोन, डेटर्स, क्रेडिटर्स और अदर असेट और लाइबिलिटी कोई भी हो, मेक श्योर दैट द फॉरेन करेंसी बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर आर करेक्टली रीस्टेटेड एज पर एएस 11। और जो भी सेल्स परचेज वगैरह भी है तो आप जो क्लाइंट जैसे एक्सपोर्ट सेल्स वगैरह कर रहा है तो उनको भी एएस 11 का कंप्लायंस चेक करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, एक तो किसी आइटम के लिए स्पेसिफिक एएस हो सकता है, सेकेंडली इंपेयरमेंट ऑफ असेट हो सकता है पीपी और इंटेंजिबल असेट में, और फॉरेन करेंसी में अगर कोई बैलेंस है तो उसको एएस 11 के हिसाब से रीस्टेट करना होता है। ठीक है। अब अपनी समझदारी से कहाँ कौन सी चीज लिखना है वो आपको समझना पड़ेगा, है ना। डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये देखो तीनों पॉइंट उसी से रिलेटेड है। देखो क्या लिखा है कि जो भी आपके आइटम्स हैं उन सब पर प्रॉपर डेप्रीसिएशन लगा कि नहीं लगा। डेप्रीसिएशन पीपी के लिए यूज करेंगे, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट के लिए यूज कर देंगे। तो वेरीफाई दैट एंटिटी हैज चार्ज डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन जैसी भी सिचुएशन हो ऑन ऑल आइटम्स ऑफ पीपी और इंटेंजिबल एसेट, और ट्रेड रिसीवेबल होगा तो प्रोविजन बनाना होगा, समझ रहे हो ना आप। पीपी होगा तो डेप्रीसिएशन बराबर लगाया क्या, इंटेंजिबल एसेट है तो अमोर्टाइजेशन ढंग से किया क्या ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट, और अगर डेटर वगैरह है तो बराबर प्रोविजन बनाए या नहीं बनाए। ओके। फिर जो भी डेप्रीसिएशन या अमोर्टाइजेशन की मेथड आपने यूज करी है, जो भी मेथड आपने यूज करी है वो मेथड क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए, पैटर्न इन विच द असेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। जिस तरीके से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाले हैं उस असेट से क्या उसी तरीके से डेप्रीसिएशन या अमोर्टाइजेशन किया गया है, ऐसा भी हम चेक करेंगे। फिर जो भी मेथड फॉर वैल्यूएशन है, डेप्रीसिएशन है, जो भी है, क्या वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करी गई है ऑन ईयर बेसिस। क्या जो मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन आपने लास्ट ईयर लगाई थी क्या वही इस साल भी लगाई है। ठीक है। तो ये हो गया क्या कि डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन और प्रोविजन बराबर करा बनाया क्या ऑन ऑल आइटम्स, चाहे वो पीपीई के हो, चाहे वो इंटेंजिबल एसेट हो, चाहे वो डेटर्स हो, चाहे वो जो भी हो। फिर उसकी जो मेथड है क्या वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के हिसाब से ही है, और लास्ट में जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन के लिए वो कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फिर अगर कभी भी आप राइट ऑफ करते हो, राइट ऑफ का मैटर कब आएगा नॉर्मली, ऐसे तो नॉर्मल फिक्स एसेट में भी आ सकता है पर नॉर्मली डेटर में भी आपको देखने मिल सकता है ना। तो राइट ऑफ जब भी कराओगे तो क्या वर्ड यूज आना चाहिए, इट शुड बी डन बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। जिसके मन में आएगा वो थोड़ी राइट ऑफ कर देगा, तो हमें किसी तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा ना कि राइट ऑफ करें कि ना करें। तो चेक दैट राइट ऑफ द रिसीवेबल बैलेंस हैव बीन अप्रूव्ड बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ कंपनी। फिर क्या लिखा है, एजिंग रिपोर्ट। ये क्या होती है सर एजिंग रिपोर्ट, यार देखो डेटर या क्रेडिटर की तो एजिंग रिपोर्ट भी बनती है। एजिंग रिपोर्ट से पता चल जाता है कि कितने पुराने डेटर्स हैं, जितने पुराने डेटर होंगे उनका वैल्यूएशन उतना कम आएगा। तो एजिंग रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हो। ऑब्टेन द एजिंग रिपोर्ट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, पेबल्स और अदर लोन्स एंड एडवांसेस। जितनी पुरानी एसेट, जितने पुराने लोन्स एंड एडवांसेस, जितने पुराने डेटर, उतना कम चांस हो जाएगा रिकवरी का। फिर लिस्ट ऑफ डेटर ले लो अंडर लिटिगेशन, जिन डेटर्स में लिटिगेशन चल रहा है उनकी लिस्ट ले लो, उनको पिछले साल से कंपेयर करो, क्योंकि ये लिस्ट भी कहीं ना कहीं रिकवरेबिलिटी पर सवाल उठाएगी, ये भी वैल्यूएशन को अफेक्ट करेगी। और अगर परचेज सेल्स की बात करो तो उसके रेट आप चेक कर सकते हो, जैसे कि कंपेयर द रेट्स ऑफ सेल्स और परचेज अफेक्टेड विद द रिलेटेड पार्टी। ओहो, यहाँ पर मैंने आना चाहिए रिलेटेड पार्टी। आपने रिलेटेड पार्टी से परचेज या सेल करी है तो जिस रेट पर करी है वो चेक कर लो आप, ठीक है। और उनकी कलेक्टिबिलिटी देख लो, उनसे पैसा आएगा भी कि नहीं आएगा, और देख लो कि क्या उन ट्रांजेक्शन
जो भी वो ट्रांजेक्शन हुए वो रीजनेबल प्राइस पे हुए हैं, आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुए हैं, वो सब आप चेक कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट वैल्यूएशन ऑफ एनी आइटम। ठीक है, अब आप कोई भी आइटम का वैल्यूएशन कभी आए तो आप देखना इन्हीं में से कोई ना कोई पॉइंट फिट हो जाएंगे। क्या इतना क्लियर है बेटा? बताइए। चलिए अपन अब चलते हैं अपने अगले पार्ट पर, और वो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो अब एक्सपेंसेस में मैंने बोला तो 3 एक्सपेंस पढ़ने हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंस। तो पहले बात करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की। तो देखो यार, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कहीं एंटिटी ने कोई फिक्टिशियस एम्प्लॉइज तो रिकॉर्ड नहीं कर लिए, क्योंकि फिक्टिशियस एम्प्लॉइज को रिकॉर्ड करना मतलब फेक सैलरी दिखाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो एम्प्लॉय की अटेंडेंस चेक करेंगे, दूसरा हम उनसे मिल सकते, मीट द एम्प्लॉइज इन पर्सन। ठीक है, पर्सनली आप मिल लो जिस पर डाउट है आपको। दूसरा क्या है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अब देख लो कि जितने भी एम्प्लॉयज के लिए जो भी बेनिफिट दिए जाने हैं, उनके लिए जो भी प्रोविजन बनाना चाहिए वो बनाए हैं कि नहीं बनाए। जैसे AS 15 के हिसाब से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं आपको, तो वो बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, तो फिक्टिशियस एम्प्लॉय रिकॉर्ड तो नहीं करे, चलो मान लो नहीं करे, तो क्या जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सही है, तो क्या उनके प्रोविजन बना लिए हैं, प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट एंड ऑब्लिगेशंस। जैसे कि AS 15 के हिसाब से तो स्पेसिफिकली बनाने पड़ते हैं। फिर क्या उनका जो भी पैसा काटा है, क्या वो डिपॉजिट कर दिया है अथॉरिटीज को विद इन द डिफाइंड टाइमलाइंस। आप उनका PF काट रहे हो, ESI काट रहे हो, TDS काट रहे हो, वो सब जमा करो ना भाई अथॉरिटीज को। डिडक्ट कर लिया है तो उसको जमा भी करना पड़ेगा ना विद इन टाइम, है ना। फिर जो एम्प्लॉय रिजाइन कर गए हैं या जो रिटायर हो गए हैं, क्या उनके पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट या जो भी उनके ड्यू बनते हैं जैसे कि ग्रेचुइटी, क्या वो सब पे कर दिए हैं। ऐसा तो नहीं उनको अभी पे ही नहीं करा है, तो आपका कैश तो अननेसरी ज़्यादा दिख रहा होगा या लाइबिलिटीज़ कम दिख रही होंगी। ठीक है, तो वो आपने जो भी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं जैसे कि ग्रेचुइटी वगैरह वो प्रॉपरली पे कर दिए हैं। तो ये तो चारों पॉइंट हो गया। फिक्टिशियस एम्प्लॉय रिकॉर्ड तो नहीं करे, अटेंडेंस चेक कर लो, पर्सनली मिल लो, सबके जो ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए प्रोविजन बनाए कि नहीं बनाए। फिर उनका जो अमाउंट काटा था वो प्रॉपर्ली जमा करा विद इन टाइम अथॉरिटीज़ के पास। फिर जो रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं, रिजाइंड एम्प्लॉइज़ हैं, उनके जो भी पोस्ट रिटायरमेंट या पोस्ट रिजाइन जो भी उनका बेनिफिट बनता है वो चुकाया कि नहीं चुकाया। फिर ये तीनों पॉइंट एनालिटिकल प्रोसीजर से रिलेटेड है। एनालिटिकल प्रोसीजर नॉर्मली अपन लास्ट में लगाते हैं, ऐसा अपन मान के चलते हैं। तो ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट अगर आपको जानना है तो लगाओ एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए पड़ेगा, मंथली मूवमेंट स्प्लिट डेटा। मंथली मूवमेंट स्प्लिट डेटा मतलब कितने एम्प्लॉय हायर करे नए वाले, कितने चले गए, कितने कंटिन्यूइंग हैं अभी भी, ये सब भी हमें चेक करना पड़ेगा। एनालिटिकल प्रोसीजर आप केवल ऐसे थोड़ी लगा सकते कि लास्ट ईयर इतनी सैलरी थी तो इस बार 10% बढ़ के इतनी हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज कितने बढ़ गए घट गए, इस हिसाब से भी तो चलना पड़ेगा ना, ऐसा। और लास्ट क्या है, ऑब्टेन मंथली सैलरी रजिस्टर। आप क्या करो, फॉर ऑल 12 मंथ की सैलरी ले लो इस साल की और कंपेयर करो पिछले साल के हर एक मंथ से। कंपेयर सैलरी ऑफ एवरी मंथ ऑफ करंट ईयर विद द रिस्पेक्टिव मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं एनालिटिकल प्रोसीजर ही तो है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर के 3 पॉइंट और बाकी के 4 पॉइंट और थे ऊपर। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं बेटा, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है टू चेक द ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और उसके लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, मंथली मूवमेंट स्लिप की कितने न्यू ज्वाइनर्स हैं, कितने लीवर्स हैं या कितने कंटिन्यू एम्प्लॉई है, और इस साल की हर एक मंथ की एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को लास्ट ईयर के रिस्पेक्टिव मंथ से कंपेयर करना। ये भी क्या है, काइंड ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। फिर आते हैं हम ऑडिट ऑफ डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन पर। तो उसमें 2 चीजें चेक करना, एक तो एट्रीब्यूट मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखना चाहोगे किसी डेप्रीसिएशन में या अमोर्टाइजेशन में, फिर क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। तो सुनो, एट्रीब्यूट्स में हम क्या देखेंगे, डेप्रीसिएशन या अमोर्टाइजेशन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या चीजें आप देखना चाहोगे। तो सुनो, सबसे पहले हम उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी को समझेंगे। सबसे पहले डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन के रिगार्डिंग उनकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी उसको समझेंगे। फिर देखेंगे कि वो जो कंपनी की पॉलिसी है क्या वो एप्लीकेबल AS के हिसाब से एंड कंपनी एक्ट के हिसाब से है या नहीं। वो उनकी जो पॉलिसी है जिसको हमने पहले पॉइंट में अंडरस्टैंड करा, वो AS और कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से है या नहीं है। फिर जो उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी वही कंसिस्टेंटली वो अप्लाई कर रहे हैं, वो अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी अप्लाई करते हैं वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं या नहीं करते। ये तीनों पॉइंट किस चीज़ के हो गए, अकाउंटिंग पॉलिसी के। फिर तीनों पॉइंट किस चीज़ के हैं, कैलकुलेशन के। ये सब सीक्वेंस मैंने ऐसे बना दी कि जैसे आपको याद करना थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है,
तो कैलकुलेशन में क्या है कि जब आपने डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन करा है तो क्या आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू फ्रॉम कॉस्ट ऑफ असेट करा है? ऑब्वियसली यार, रेसिडुअल वैल्यू घटाकर ही तो निकलेगा ना डेप्रीसिएशन, है ना। तो डेप्रीसिएशन में आपने रेसिडुअल वैल्यू को भी कंसिडर करा है, फिर मतलब कंसिडर करा है मतलब घटाया है ना। फिर कैलकुलेशन एक्यूरेटली किया गया है और रिकॉर्ड किया गया है, कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं थी, और जो कैलकुलेशन किया गया है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट डेप्रीसिएशन मेथड से किया है या मोस्ट अप्रोप्रिएट अमोर्टाइजेशन मेथड से किया है, ठीक है। फिर ईच पार्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी, पीपी का जो भी पार्ट सिग्निफिकेंट, जिसकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, उसको सेपरेटली डेप्रीशिएट किया गया है। तो जो भी असेट, चाहे वो पीपी हो चाहे जो भी हो इंटेंजिबल एसेट हो, जो जिनकी वैल्यू या कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, उनको सेपरेटली आपने डेप्रीशिएट किया है, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट से, ठीक है, इसी से मिलती जुलती क्या है कि आप इन्हें चेक कैसे करोगे, आप डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन को चेक कैसे करोगे। तो इसकी बहुत सारी बातें लिखी हैं, देख लो। सबसे पहले उनसे एक लिस्ट ले लेना ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजमेंट। जितने भी कंपोनेंट मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई करे हैं इंटेंजिबल एसेट के या पीपी के जिनको डेप्रीशिएट किया जाना है, उनकी पूरी लिस्ट ले लो, ले ली लिस्ट, ठीक है। फिर उनकी जो मेथड है, ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज प्रोसेस ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन, उनकी मेथड की अंडरस्टैंडिंग ले लो। तो पहले बताओ, लिस्ट दो भाई, कौन कौन से कंपोनेंट्स को डेप्रीशिएट या अमोर्टाइज करना है, क्या मेथड लगाते हो, उसका पूरा प्रोसेस समझ लिया उनसे, ये तो हो गया जनरल पॉइंट। फिर देखो क्या रेसिडुअल वैल्यू को प्रॉपरली वेरीफाई करना है आपको, रेसिडुअल वैल्यू हैव बीन प्रॉपरली वेरीफाइड एज दैट इंपैक्ट द कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। आप देख लो, रेसिडुअल वैल्यू मतलब असेट की मान लो 10 साल बाद कितनी वैल्यू होगी, रेसिडुअल वैल्यू जानना कितना कठिन है यार, तो उसको वेरीफाई करना पड़ेगा ना, कुछ तो भी तुम ले लोगे तो डेप्रीसिएशन तो कुछ भी निकल के आ जाएगा। तो रेसिडुअल वैल्यू को वेरीफाई करना पड़ेगा क्योंकि उससे डेप्रीसिएशन का अमाउंट अफेक्ट होने वाला है। फिर डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन जो किया गया है वो एज पर द यूजफुल लाइफ ऑफ पीपी और इंटेंजिबल एसेट किया गया है। ऑब्वियसली यार, यूजफुल लाइफ में ही अमोर्टाइज या डेप्रीशिएट करोगे ना आप असेट को, चाहे वो पीपी हो चाहे इंटेंजिबल एसेट हो। फिर वेरीफाई द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, समझ रहे हो, डेप्रीसिएशन के कैलकुलेशन के लिए रेट ऑफ डेप्रीसिएशन भी तो चेक करना पड़ेगा। फिर डेप्रीसिएशन कब से लगना चाहिए, रेडी टू यूज से लगना चाहिए, ना कि एक्चुअल यूसेज की डेट से। ये पुट टू यूज वगैरह ये इनकम टैक्स का अलग मैटर होता है, अपन को तो रेडी टू यूज से लगाना है। अब बताओ कितने ओबियस पॉइंट है, कोई बच्चा इनको भी छोड़ के आएगा क्या? कितना आसान है, आपने उनसे लिस्ट ली कि कौन कौन सी चीज़ों पर डेप्रीसिएशन लगाना है, क्या मेथड लगाते हो, उसकी प्रोसेस समझ ली। फिर डेप्रीसिएशन में एक तो रेसिडुअल वैल्यू कंसीडर करते हो, तो वो सही, उसको वेरीफाई कर लो। रेट, अगर आप जो डेप्रीसिएशन का रेट होता है वो गलत हो जाएगा तो भी अमाउंट गलत आएगा। इसके अलावा यूजफुल लाइफ गलत होगी तो भी अमाउंट गलत आएगा। तो ये सब क्या है, जनरल पॉइंट है, ये तो नॉर्मली आना चाहिए। फिर आप कब से लगाते हो डेप्रीसिएशन, रेडी टू यूज से लगाते हो कि पुट टू यूज से? रेडी टू यूज से, है ना। इसके अलावा क्या लिखा है सर कि एनालिटिकल प्रोसीजर लगा लेने, तो हमेशा की तरह अगर आपको पूरा डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन का एक ओवरऑल रीजनेबलनेस चाहिए तो आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा दो। इसके अलावा क्या है, डेप्रीसिएशन कंप्यूटेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। और अब देखो, जो कंप्यूटेशन आपने डेप्रीसिएशन का इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से करा होगा उसमें भी कुछ एडिशन दिखाए होंगे, तो वो एडिशन जो इनकम टैक्स एक्ट में दिखाए हैं आपने, वो टैली होना चाहिए किससे, कंपनी एक्ट के एडिशन से। बताओ, अरे एडिशन तो सब जगह सेम होंगे ना यार, चाहे आप इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन करो चाहे कंपनी एक्ट के हिसाब से करो, जो एडिशन हुआ है एसेट में वो तो वही रहेगा ना। तो वो कंपेयर कर लो, ऐसा तो नहीं वहाँ कुछ और दिखा रहे हैं यहाँ कुछ और दिखा रहे हैं। इसके अलावा लास्ट में दो क्या लिखी है कि अगर मान लो डेप्रीसिएशन या अमोर्टाइजेशन में कभी यूजफुल लाइफ चेंज होती है तो जो अमाउंट होगा ना वो प्रोस्पेक्टिवली चेंज किया जाएगा, मतलब आप रिवर्स नहीं, आप रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ नहीं करते हो। तो एंश्योर दैट डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हैज बीन कंप्यूटेड प्रोस्पेक्टिवली व्हेनेवर देयर इज एनी चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ पीपी और इंटेंजिबल। अगर इनकी यूजफुल लाइफ में चेंज होता है तो जो भी डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन लगना है वो अब आगे के सालों में ही आपको एडजस्ट करना है, पुराना आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। और लास्ट पॉइंट देख लो कि जो इंटेंजिबल एसेट है जैसे कि पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट वगैरह, इनको प्रॉपर्ली अमोर्टाइज कराए ओवर द पीरियड। आप अगर ढंग से देखोगे तो ये सारे पॉइंट ऐसे हैं कि अगर आप ना भी याद रखो तो आप मन से लिख दोगे। एक बार पढ़ने का फायदा ये होता है बेटा कि कहीं ना कहीं फिर अपन को ज़्यादा जल्दी क्लिक कर जाता है, थोड़ा ज़्यादा पॉइंट क्लिक कर जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है बेटा, कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक को छोड़ने का डिसीजन तब लो जब कम से कम उसे 3 बार पढ़ लो। एक बार पढ़ के डिसीजन नहीं लिया जाता है, आप 3 बार पढ़ो। जैसे अभी पढ़ा आपने, सुबह पढ़ा, फिर एक बार शाम को पढ़ा, फिर कल और पढ़ लिया, एक आध सप्ताह में एक आध बार और देख लिया, नहीं हो रहा छोड़ दो। इतना तो ट्राई करो, आप कुछ तो याद रह ही जाएगा आपको। आप एक ही बार पढ़ते हो लगता है नहीं 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 ये नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होता है यार, है ना।
चलो फाइनली हम आ गए हैं अदर एक्सपेंसेस पर। अदर एक्सपेंसेस, अब उसमें क्या क्या है भाई देखो, जैसे कि पावर एंड फ्यूल हो सकता है, रेंट हो सकता है, रिपेयर टू बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, इंश्योरेंस, ट्रेवलिंग, लीगल एंड प्रोफेशनल फीस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ऐसे बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। तो उसमें कुछ एट्रीब्यूट चेक करना है। अब एट्रीब्यूट बुक में तो दिए थे 6, मैंने बढ़ाकर कर दिए 8, ताकि आपको याद रहे और एकदम सही सही जोड़े, घबराना नहीं है। तो क्या लिखा है सर, कोई भी एक्सपेंस आए, कोई भी एक्सपेंस एग्जाम में आए, ये 7-8 पॉइंट तो आपको लिखना ही है, ठीक है। और वो क्या है सुन लो ध्यान से। अपन वो चेक करते हैं ना ट्रांजैक्शन में अजर्शंस क्या होती है, OACCC। तो देखो सबसे पहले हम ऑकरेंस चेक करेंगे कि जो भी एक्सपेंडिचर है क्या उसका वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि नहीं। अरे भाई ट्रैवलिंग करा तो ट्रैवल का टिकट तो होगा, इंश्योरेंस करवाया तो इंश्योरेंस की पॉलिसी तो होगी। ऑकरेंस, कहीं आपने कोई फेक चीज की एंट्री तो नहीं कर दी, क्योंकि अगर एंट्री होगी तो उसकी सपोर्टिंग जरूर होगी। अगर एंट्री हुई है तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर होगा, उसका बिल, वाउचर, इनवॉइस कुछ तो होगा, तो उससे ऑकरेंस प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर का वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि नहीं, मतलब क्या चेक करना है, ऑकरेंस चेक करना है। दूसरा, एक बार फिर से ऑकरेंस चेक करना है कि जो भी एक्सपेंडिचर हैं वो एंटिटी के बिजनेस से ही रिलेटेड है, पर्सनल एक्सपेंडिचर आपने नहीं डाले हैं। तो ये भी ऑकरेंस है, जो एक्सपेंस है वो एंटिटी से ही रिलेटेड है, पर्सनल नहीं है, ऑकरेंस। वेदर द एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड एट अप्रोप्रिएट अमाउंट, जो भी खर्चा रिकॉर्ड करा है एक अप्रोप्रिएट अमाउंट पे करा है, मतलब एक्यूरेसी। तो देखो ना OACCC होता है। ऑकरेंस के कितने पॉइंट हैं, 2। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि नहीं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है क्या, जो भी आपने खर्चा करा है उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है क्या, एक। और दूसरा क्या था, वो एंटिटी के बिजनेस से ही रिलेटेड है या नहीं, पर्सनल एक्सपेंडिचर तो नहीं आपने डाल दी किसी खर्चे में। एक्यूरेसी में अप्रोप्रिएट अमाउंट पर रिकॉर्ड करा कि नहीं करा खर्चा। फिर सी से क्या है भाई, कंप्लीटनेस, क्या ऑल दी एक्सपेंडिचर जो रिकॉर्ड किए जाने चाहिए वो आपने करे या नहीं करे, तो कंप्लीटनेस पर भी एक ही है। फिर क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन पर, वेदर द एक्सपेंडिचर क्वालिफाइड एज रेवेन्यू एंड नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपने कोई खर्चा P&L में दिखाया है तो हम मान के चल रहे हैं कि वो रेवेन्यू ही होगा, मतलब क्लासिफिकेशन आपने सही से कर लिया होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो रेवेन्यू ही है, ठीक है। और दूसरा, आपने उसको करेक्ट एक्सपेंस हेड में दिखाया है, गलत जगह पे नहीं दिखाया, जहां जिस अकाउंट हेड में दिखाना चाहिए वहीं दिखाया है। तो क्लासिफिकेशन के कितने पॉइंट है, 2। क्लासिफिकेशन के 2 हैं, कौन कौन से, करेक्ट एक्सपेंस हेड में दिखाया है और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही था, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं था। फिर कट ऑफ में जो भी खर्चा हुआ है वो करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड करा है, जो भी खर्चा है वो करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड करा है, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करा है। ये हो गया आपका कट ऑफ, समझ रहे हो। तो आप क्या करो, आपको अगर याद करना है तो आप क्या करो, ये पूरी OACCC लिख लो और फिर एक एक के बारे में बोल कर देख लो कि ऑकरेंस में कौन सी 2 बातें थी, एक्यूरेसी में कौन सी 1 बात थी, ऑकरेंस में 2 बातें हैं और क्लासिफिकेशन में 2 बातें हैं। तो आप एक बार बोल के देख लो कि मस्त काम हो जाएगा। लास्ट पॉइंट क्या है, वेदर द एक्सपेंडिचर वाज ऑथराइज एज पर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स। हर चीज के लिए एक अथॉरिटी मैट्रिक्स होगी, उस मैट्रिक्स में लिखा होगा कौन सा खर्चा कौन अप्रूव करेगा। तो हमें ये भी चेक करना है कि जो खर्चा है वो ऑथराइज है, अप्रूवल लिया गया किससे, अथॉरिटी मैट्रिक्स के हिसाब से, जिससे अप्रूवल लेना चाहिए उससे अप्रूवल लेके ही खर्चा किया गया है। सिंपल शब्दों में एक्सपेंडिचर इज डन किससे पूछकर, ऑब्वियसली एज पर दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो जो भी है एक्सपेंडिचर ऑथराइज किया गया है किसके द्वारा, बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है बेटा। अभी ये तो हो गए आपके क्या, जनरल एट्रीब्यूट्स जो आपको चेक करना है हर बार, ये तो आपको लिखना ही है। प्लस अगर कोई भी एक्सपेंस का नाम आए तो आपको ये भी लिखना है। बहुत सारे एक्सपेंस थे, मैंने सबके कॉमन पॉइंट निकाल के यहाँ चिपका दिए, कौन कौन से हैं वो देखो। ऑब्टेन अ मंथ वाइज एक्सपेंस शेड्यूल अलोंग विद द रेंट एग्रीमेंट। सर ये रेंट एग्रीमेंट क्यों लिखा आपने, सुनो, आपको मंथ वाइज शेड्यूल ले लेना है, कोई भी खर्चा चेक करना हो, आप बोलना मंथ वाइज, आप तो शेड्यूल दे दो, पूरा लिस्ट दे दो कि मंथ वाइज ये खर्चा कितना कितना हुआ है, ठीक है। और साथ में क्या ले लो, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है तो वो मांग लो, जैसे कि रेंट के केस में रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। वेरीफाई इफ एक्सपेंस हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर ऑल 12 मंथ। चेक कर लो क्या ये पूरे 12 महीने के लिए खर्चा रिकॉर्ड किया गया है, क्या पूरे 12 महीने का खर्चा रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। फिर परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अच्छा, हम AP लगाएंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे ओवरऑल रीजनेबलनेस चेक करने के लिए, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इस साल के एक्सपेंस को कंपेयर करेंगे पिछले साल से, ठीक है। फिर प्रिपेयर अ समरी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मंथली बेसिस, देन एनालिटिकली कंपेयर द ट्रेंड।
आप मंथली बेस पे एक्सपेंडिचर देखो और उनका एक ट्रेंड सेट करो और ट्रेंड एनालिसिस करो, है ना। और अगर कहीं मेजर डेविएशन दिखाई दे तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। इसके अलावा आप ऑडिटर शुड एनालाइज एक्सपेंस पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। आप क्या करो, एक यूनिट पर लगभग कितना खर्चा होता है वो एक रफ आइडिया निकाल लो और उसको कंपेयर करो लास्ट ईयर से, ठीक है। तो यार ये वाले पॉइंट मुझे लगता है कि 2-4 बार पढ़ने पड़ेंगे। अगर केवल एट्रीब्यूट आए तो आप ये लिख दो जो मैंने बताया ऊपर के। अगर आए कि कोई खर्चे को कैसे चेक करें, तो एट्रीब्यूट तो लिखना ही है। ये आप एक बार बोल के देख लो और ये 3-4 बार बोल के देख लो। मंथ वाइज शेड्यूल ले लेना है आपको एक्सपेंडिचर का, फिर चेक करना है पूरे 12 महीने का खर्चा रिकॉर्ड करा है कि नहीं करा है। फिर ओवरऑल रीजनेबलनेस जानने के लिए इस साल के खर्चों को पिछले साल से कंपेयर कर लेंगे। फिर आप क्या कर सकते हो, मंथली बेसिस पे भी कंपैरिजन कर सकते हो। इस साल के हर मंथ का खर्चा पिछले साल के रेस्पेक्टिव मंथ से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। और आप एक्सपेंस को पर यूनिट से भी कनेक्ट कर सकते हो और उससे भी आप लास्ट ईयर कंपैरिजन कर सकते हो। इस बार पर यूनिट एक्सपेंस कितना है, लास्ट ईयर पर यूनिट एक्सपेंस कितना था, आराम से चेक हो जाएगा। तो यार ये हो गए हमारे कितने पार्ट 1, 2, 3, ये हमारे तीनों पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। बेटा मैं फिर से आपको लास्टली रिमाइंड करा रहा हूँ, एक बार में हार नहीं मानना। 3-4 बार पढ़ने के बाद भी लगे कि नहीं हो रहा तो एक अलग बात है। मुझे लगता है कि आप कर सकते हो। 3 पार्ट सोचो कितना टाइम लगा अपन को, 46 मिनट हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। और अगर मान लो अपन पार्ट 4 और करते हैं अगले लेक्चर में, तो ऐसा करके सिचुएशन ये बनेगी कि 3 घंटे में आपका बढ़िया काम हो जाएगा। आपका पूरा जो मेजर पोर्शन है, जो जरूरी पोर्शन है, वो तो कवर हो ही जाएगा। सोचो बेटा, चैप्टर 1, चैप्टर 11, जो चैप्टर 4 या 5 या 6 नंबर का आता उसको भी तो आप पढ़ते ही हो ना। तो ये तो 3 चैप्टर के बराबर हो गया अगर 15 नंबर का आ रहा है तो। और हाँ, अजरसन्स ध्यान से देख लेना, अजरसन वाली फाइल मुझसे ले लेना, वो आप देख लोगे एक बार तो बढ़िया काम हो जाएगा। उसमें से एक बार वो पूरी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आजकल आईसीआई को वैसे क्वेश्चन बहुत पसंद आ रहा है ना। चलो ओके, सी यू गाइस, बाय बाय।